अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का बताया था, इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था जिसमें हम 3 फेजेस पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद हमने फर्दर पॉइंट पढ़े थे जिसमें उसके नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल का था जिक्र। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एजुकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, नर्सिंग प्रोसेस और एजुकेशन प्रोसेस था, उसमें डिफरेंस पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक निमोनिंग पढ़ा था, अशोर, वो अच्छे से आपने याद करना है। आगे हम फर्दर इस फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा बाकी रहता है। इधर तक हमने पढ़ लिया था, लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ ली थी, यही पेशेंट एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, स्टाफ एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने अशोर जो था निमोनिक भी पढ़ लिया था, जिसमें एनालाइज करना है, लर्नर को स्टेट करना है, ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है, इंस्ट्रक्शन मेथड को और मटेरियल, फिर हमने किसी को यूज़ करना है और जो लर्नर की परफॉर्मेंस रिक्वायर होती है उसके बाद हमने एंड पे इवेल्युएट कर लेना होता है। आगे हमारे पास है कंटेम्प्रेरी रोल ऑफ द नर्स एज एन एजुकेटर, ये हमने नहीं करना, ना ही ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने करना है पेशेंट इंगेजमेंट वगैरह, वो भी नहीं करनी। ना ही नर्सिंग एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हमने करनी है। इनके पास पॉइंट के नाम देख लेना, जिस तरह हाई क्वालिटी वगैरह आ जाता है, रिलेशनशिप मीट आ जाता है, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है, ना ही ये पेपर में कभी आए हैं, ना ही इनको, बस गो थ्रू हो जाना, अगर नहीं पढ़ने हो तो रहने देना। उसके बाद क्वालिटी एंड सेफ्टी एजुकेशन नर्सिंग, ये भी नहीं हमने करना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द मेडिसिन रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ द नर्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं करना इस चैप्टर से। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट दो सवाल। पहला हमारे पास है कि बैरियर टू टीचिंग एंड ऑब्स्टेकल्स इन टू लर्निंग, कि जो टीचिंग के दौरान जो हमें बैरियर आती हैं वो कौन सी हैं, और जो लर्निंग के दौरान ऑब्स्टेकल्स हैं और वो कौन सी हैं, वो हमने पढ़ने हैं। जिस तरह फैक्टर अफेक्टिंग द एबिलिटी टू टीच आ जाती है, आगे इसका है हमारे पास एक ग्राफ, वो हमने अच्छे से याद करना है, इम्पोर्टेंट है। पहले हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ द टाइम, फैक्टर इंटरफेयरिंग विद द हेल्थ प्रोफेशनल एबिलिटी टू टीच, कि कोई भी जिस तरह प्रोफेशनल है, जिस तरह टीचर है, अपने स्टूडेंट को लर्न करवा रहा होता है या टीच कर रहा होता है, उस दौरान जो हमें बैरियर पेश आते हैं या हमें फेस करने पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। क्या हम एक लर्नर को टीच कर रहे हैं तो हमें कौन से बैरियर होंगे जो उसकी कंसल्टेशन पे या उसको टीच करने में डिफिकल्टीज का बायस बनेंगे। वो हमारे पास आ जाते हैं लैक ऑफ द टाइम, तो टाइम नहीं है, जिस तरह एक लेक्चर हमने डिलीवर करना है, हमने उसको कंप्लीट डिलीवर करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो हम जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हम स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट होता है या लर्नर होता है उसको फिर वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ना ही उसे वो फिर याद होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास लो प्रायोरिटी स्टेटस ऑफ द क्लाइंट एजुकेशन आ जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंसी आ जाती है। अगर एक टीचर जो है प्रोफेशनल है, पढ़ा रहा है, उसके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, उसके अंदर एंजाइटी हो रही है इसको पढ़ाने के दौरान, तो वो भी वजह बनती है कि वो काज कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लाइंट एजुकेशन आ जाती है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन डिफिकल्टीज आ जाती है और एब्सेंस ऑफ द थर्ड पार्टी रीएम्बर्समेंट आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, लैक ऑफ द स्पेस, प्राइवेसी ना है, जिस तरह एक हम पढ़ा रहे हैं तो नॉइस बहुत ज़्यादा है, प्राइवेसी नहीं है, स्पेस नहीं है, लैक ऑफ द स्पेस है, ज़्यादा स्टूडेंट है तो वो भी डिफिकल्टी का बायस बनते हैं। लैक ऑफ द मोटिवेशन एंड स्किल आ जाती है। ना ही अगर हमारे पास अगर टीचर के अंदर भी हो सकती है, स्टूडेंट लर्नर के अंदर के, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसके अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट को टीच करना है, या स्किल्स नहीं है उसके पास टीच करने की, तो वो भी इसके बैरियर का बायस। आपने सिर्फ ये पॉइंट अच्छे से याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट। दोबारा देख लेते हैं इन पॉइंट को।
लैक ऑफ द टाइम, फर्स्ट पॉइंट। लो प्रायोरिटी स्टेटस ऑफ द क्लाइंट एजुकेशन, मतलब कि जिस तरह हम क्लाइंट की एजुकेशन को हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, लेकिन हम उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, इसकी स्टेटस को लो प्रायोरिटी स्टेटस, तो वो भी इसकी बात बनता है। लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनेबल इफेक्टिवनेस आ जाती है, ऑफ क्लाइंट एजुकेशन आ जाती है कि अगर कोई क्लाइंट जो है एजुकेट, हम उससे एजुकेट करें, आगे से वो क्वेश्चन कर रहा है तो हम उसको इफेक्टिवली नहीं आंसर कर पा रहे हैं, या हम उसको एजुकेट नहीं सही से कर पाए, तो वो भी इसकी बैरियर की वजह बन जाती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में डिफिकल्टीज आ जाती हैं कि हम डॉक्यूमेंट सही से नहीं कर रहे, जिस तरह असेसमेंट, प्लानिंग, वैलिडेशन, इवैल्यूएशन एंड पे आती है, सारा हम सीक्वेंस से नहीं कर रहे, तो वो भी डिफिकल्टी का बायस बनती है। एब्सेंस ऑफ द थर्ड पार्टी रियम्बर्समेंट आ जाती है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट आ जाता है, लैक ऑफ द मोटिवेशन एंड स्किल्स आ जाती है। उसके बाद ये हमारे पास हो गए फैक्टर इंटरफेयरिंग विद द हेल्थ प्रोफेशनल एबिलिटी टू टीच। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये फर्दर उसने पॉइंट डिस्कस किए होंगे, आपने सिर्फ पॉइंट अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एबिलिटी टू लर्न। पहले हमने पढ़े थे कि टीचिंग पे थे, अब एबिलिटी टू लर्न पे कौन से कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट हमने अच्छे से याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है कि लैक ऑफ द टाइम, जिस तरह सेम उसी का पॉइंट था, टीचिंग है, इसी तरह इसका भी लैक ऑफ द टाइम, इसमें रैपिड डिस्चार्ज ऑफ द एपिसोडिक एपिसोडिक केयर केयर आ जाता है। स्ट्रेस ऑफ द इलनेस आ जाती है, जिस तरह हमें एंजाइटी होती है, इसके अलावा हमारे पास डिस्कम्फर्ट होती है, कोई भी हमें डिसेबिलिटी है या इलनेस है या क्रॉनिक डिजीज है, हमें इसका स्ट्रेस होता है जिसे हम लर्न नहीं कर पा रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रीडीनेस टू लर्न, आ जाती है इश्यूज है जिसमें मोटिवेशन या अडेरेंस नहीं होती, लैक ऑफ द मोटिवेशन होती है। अटैचमेंट मुसलसल जो कॉन्टिन्यूस होती है अटैचमेंट ट्रीटमेंट के साथ या एजुकेशन के साथ या लर्निंग के साथ, वो नहीं होती। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, फ्रेगमेंटेशन आ जाती है कि एक जिस तरह कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा टास्क डिफरेंट होते हैं, वो समझ नहीं आ रहा, तो अंडरस्टैंडिंग प्लान कर पाता, तो वो भी डिफिकल्टीज होती है लर्निंग में। इस तरह फ्रेगमेंटेशन में भी आ जाती है कि हम एक सीक्वेंस से नहीं बता रहे, तो वो भी एक डिफिकल्टीज है उसकी लर्निंग के अंदर, बल्कि हम उसको फ्रेगमेंटेशन या छोटे छोटे सिंपल पार्ट में बता रहे हैं, तो उसको वो भी नहीं समझ लगेगी। हाँ, हालांकि हमें एक सीक्वेंस के जरिए सीक्वेंस में बताना चाहिए कि ये चीज़ है, जिस तरह असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और वैल्यू। अगर हम इसको फ्रेगमेंटेशन में बता देंगे, नहीं पहले हम प्लानिंग कर दें या हम बाद में असेसमेंट कर लें, तो वो भी इसकी लर्निंग में डिफिकल्टीज आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जाती है डिनाइल ऑफ द लर्निंग मेथड आ जाता है कि अब वो डिनाइल कर देंगे, मैं लर्निंग मेथड को नहीं लर्न करना चाहता, तो वो भी इसका फैक्टर है। लैक ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द हेल्थ प्रोफेशनल और अदर सिग्निफिकेंट अदर आ जाती हैं, मतलब कि अगर एक नर्स जो है क्लाइंट के साथ क्लाइंट को सपोर्ट नहीं दे रही, या एक डॉक्टर है उसको सपोर्ट नहीं दे रहा, उसकी मदद नहीं कर रहा, जो हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको एजुकेट करने में कि ये चीज़ इस तरह है, एम्पैथी नहीं शो कर रहा, तो वो भी उसके लिए बैरियर है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है एक्सटेंट ऑफ द नीडेड बिहेवियर चेंजेस आ जाती हैं, उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट जाती है, जिस तरह नॉइस हो जाता है इन्वायरमेंट में, हाइजीनिक सही नहीं है, ज़्यादा डार्क लाइट आ जाती है, ये सारा कुछ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इसके अलावा लिटरेसी प्रॉब्लम आ जाते हैं, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड होती है, इनएबिलिटी टू राइट, इनएबिलिटी टू गेनिंग द नॉलेज, ये सारी लिटरेसी रेट में आ जाते हैं। ये दोबारा देख लेते हैं। टैकल टू लर्निंग में हमारे पास सबसे पहले लैक ऑफ द टाइम आ जाता है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेस ऑफ द इलनेस आ जाती है, रीडीनेस टू लर्न आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क आ जाती है, उसके अलावा डिनाइल ऑफ द लर्निंग नीड्स आ जाती हैं, लैक ऑफ द सपोर्ट, एक्सटेंट ऑफ द नीडिंग बिहेवियर चेंजेस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, लिटरेसी प्रॉब्लम। पीछे जिस तरह टीचिंग हमने पढ़े हैं, इस तरह ये लर्निंग के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये सारे पॉइंट याद करने हैं, आपने सिर्फ ये पॉइंट याद कर लेने हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी सकते हैं यूएचएस के पेपर में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस टू बी आस्क अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट ऑफ द एविडेंस, ये भी नहीं है, इनको करने की जरूरत नहीं। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो गया है, एंड हो गया है।
इसको एक बार दोबारा हम स्टार्ट से देख लेते हैं कि हमने इसमें से क्या क्या पढ़ा है, और हमारा गो थ्रू भी हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत इजी वर्डिंग में है, हाँ अब इसे थोड़ा रोजाना को याद करें तो आपको याद हो जाएगा। पहला था ओवरव्यू ऑफ द एजुकेशन इन हेल्थ केयर। हमने इसमें सबसे पहले स्टार्ट में पढ़ा था कि जो हिस्टोरिकल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन आ जाती है वो हमने पढ़ी थी। हिस्टोरिकल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन फॉर पेशेंट एजुकेशन इन हेल्थ केयर में हमने पढ़ी थी। इसमें हमने सबसे पहले कहा था कि जो पेशेंट एजुकेशन है हैज बीन अ पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिंस फर्स्ट। जो पेशेंट है उसको एडवाइस की जाती है कि वो खुद ही अलाइनमेंट जो अपनी है उसको हीलर के तौर पे काम करे, जो पेशेंट खुद है अपनी अलाइनमेंट के लिए, कि खुद ही इनको ट्रीट करे, खुद ही अपनी हेल्प करे इंडिपेंडेंटली। उसके बाद हमने सेंचुरीज पढ़ी थी, जिनमें क्या क्या सेंचुरीज में हुआ था वो हमारे पास है। कि जो मिड 1800 सेंचुरी में जीती थी उसमें हमारे पास रीबैन था, और इसके अलावा बालेट था, जो कि उसने फर्स्ट फेज उन्होंने बताई थी। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि डेवलपमेंट करनी चाहिए ऑर्गेनाइज ऑफ द हेल्थ केयर की, ये सारा उसने ये थी हमारे पास फर्स्ट फेज आ जाती है ये वाली। ठीक है, और इसमें द केयर ऑफ बाय द ड्रीबन आ जाती है। सेवरल की फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ द पेशेंट एजुकेशन। बस आपने सिर्फ फर्स्ट फेज का याद करना है जो बालेट ने और ड्रीबन ने की थी इसको, कि उसमें उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर है उसको हमको डेवलप करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड फेज। सेकंड फेज में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइज हमने ये देखिए इधर सेकंड फेज हमारे पास जो कि ड्रीबैन ने ही डिस्क्राइब की थी, जो फर्स्ट 4 डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरीज सेकंड फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द। यही जो ऑर्गेनाइज स्कीम थी उसमें था कि जो मटरनल और चाइल्ड की जो है जो हमारे पास मटरनल है और जो चाइल्ड है उसमें हाइजीनिक उनकी ख्याल रखना है, इम्यूनाइजेशन जिस तरह करवानी है, प्रिवेंशन करनी है, ट्रीटमेंट करवानी है। डेवलपमेंट इधर लिखा भी है डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर इन सपोर्ट ऑफ द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन द यूनाइटेड स्टेट। द डिवीजन ऑफ द चाइल्ड हाइजीनिक वाज एस्टैब्लिश इन द न्यू जॉब। ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें जिस तरह इम्यूनाइजेशन उसने बताई हुई है, ठीक है, प्रिवेंशन बताई हुई है, ट्रीटमेंट बताई हुई है, ये सारे हमारे पास है कि इन्फेक्शन डिजीज से हमने इम्यूनाइजेशन करनी है, प्रिवेंशन करनी है और ट्रीटमेंट करनी है। ये हमारे पास सेकंड फेज में सारी चीजें आ जानी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती थी थर्ड फेज आ जाती है। थर्ड फेज में हमारे पास ये था कि वर्ल्ड वार जो टू थी उसके बाद स्टार्ट हुआ था कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट है उसमें, और इसके अलावा हमने परफॉर्म चेंजेस करनी है डिलीवरी सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर की। ठीक है, उसमें हमने चेंजेस लाने के लिए सेप्टिक तकनीक हमने यूज़ करनी है और क्लीन डिलीवरी करनी है, हाइजीनिक हो, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं वो हमारे पास क्लीन हो। उसके बाद हमने पढ़ा था, इसके अलावा इस तरह से कुछ नहीं करना आपने। और इधर से हमने पढ़ा था, हमने ये पॉइंट पढ़े थे कि जिसमें दिस कॉम्पिटेंस जो कॉम्पिटेंसी हमने पढ़ी थी कि ये हेल्थ केयर के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, जो कि हमारे पास हेल्थ प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। वो हमारे पास सबसे पहले क्या है, इम्प्रेस करना हमने पर्सनल जो इथिक है हमने दो चीज़ों के इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस का मतलब होता है कि अटैच करना है उसको अपने सीने से लगाना है, ये होता है कि उसके साथ मजबूती के साथ उस चीज़ को थाम लेना। ये हमारे पास वो कौन सी दो चीज़ें हैं, वो पर्सनल इथिक ही पर्सनल इथिक में दो आ जाती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और सर्विसेज आ जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने ब्रास कर लिया है ये सारी चीज़ें, दो चीज़ें सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है, हमने एविडेंस बेस उसकी बनानी है, उसको प्रोवाइड करना है क्लिनिकल कॉम्पिटेंस के लिए। उसके बाद हमने इनकॉर्पोरेट करना है मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ केयर इन क्लिनिक के अंदर। ये हमने पढ़े थे पॉइंट। उसके बाद हमारे पास फर्दर पॉइंट आ जाते हैं। तो हमारे पास है क्या है कि रिगोरसली प्रैक्टिस करनी है प्रिवेंशन हेल्थ केयर की, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होती है, जिस तरह इम्यूनाइजेशन जाती है। हमने जो जो कि हमें इन्फेक्शन डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए हेल्प है इम्यूनाइजेशन, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा इंप्रूव करनी है एक्सेस टू द हेल्थ केयर फॉर दोज विद जो हमारे पास अनमेट हेल्थ नीड्स होते हैं, जिनको मतलब मीट नहीं हुई होती हेल्थ नीड्स, जिस तरह पेशेंट है जिनके पास अभी नहीं है,
कि हम उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, हमने उनकी एहसास को इम्प्रूव करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी थी रिलेशनशिप सेंटर केयर की विद द इंडिविजुअल एंड द फैमिली के साथ, और जो कल्चरली सेंसिटिविटी केयर है वो हमने प्रोवाइड करनी थी डाइवर्स सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट सोसाइटी के अंदर। उसके बाद कम्युनिकेशन को हमने इंक्रीज करना होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है इफेक्टिवली अप्रोप्रिएटली, और हमने कंटिन्यूसली लर्न करवाना होता है और हेल्प करनी होती है दूसरे लर्न को, जो दूसरे लर्न कर रहे होते हैं। इसमें से हमने ये किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन पढ़ा था, जिसमें हमारे पास टीचिंग रोल ऑफ द नर्स पढ़ा था। इसमें हमारे पास हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पढ़ा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आपको पता ही है, आपने फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ा है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो फाउंडर थी हमारे पास मॉडर्न नर्सिंग की, जिसने एजुकेटर के साथ साथ टीचिंग के अंदर की इम्प्रूवमेंट की थी। उसने अपने आप को डिवोट किया था कि टीचिंग स्किल्स इंप्रूव किया जाए नर्सिंग टीचिंग के अंदर, जिस तरह उनको कि वो नर्स को एजुकेट किस तरह कर सके, एक जो हमारे पास पेशेंट होता है उसको एजुकेट कर सके, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, इसके बारे में था सारा। उसके बाद इसके अलावा हमारे पास इन सिमिलर फैशन ये पैरा भी था कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन जो थी उसने हमारे पास इशू किया था स्टेटमेंट फंक्शन को, स्टैंडर्ड को और क्वालिफिकेशन जो हमारे पास नर्सिंग प्रैक्टिस थी उसका हमने उसने 3 चीज़ों को इशू कर दिया था। जो ANA थे वो नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड जो हमारे पास उनके फंक्शन थे, स्टैंडर्ड थे और क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें जिसमें ये था होता है कि जो पेशेंट की जो एजुकेशन होती है, जो टीचिंग होती है, वो एक की एलिमेंट्स होता है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल ट्रेंड अफेक्टिंग हेल्थ केयर होते हैं, इनको भी करने की जरूरत नहीं है, एक बार ग्रो थ्रू हो लेना, बस पॉइंट याद कर लेना 5-6 जो मैंने आपको पढ़ाए थे बस। उसके बाद पर्पस गोल एंड बेनिफिट में से ये पॉइंट करने हैं आपने, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट। आपने ये बहुत अच्छे से पॉइंट याद करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मेरे पास पड़ा था इंक्रीज कंज्यूमर सर्टिफिकेशन, कि जो कंज्यूमर है, जो हमारे पास जो पेशेंट है, उसकी का सर्टिफिकेशन को इंक्रीज करना है कि वो जिसको हमने एजुकेट दे रहे हैं या केयर दे रहे हैं, क्या उस चीज़ से सेटिस्फाई है या नहीं है, या उसकी केयर अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। इम्प्रूव करनी है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इंश्योर करनी है कंटिन्यूटी ऑफ केयर की, पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करना था, कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना था, ट्रीटमेंट प्लानिंग के साथ अडे रहना था, और इंडिपेंडेंस को हमने मैक्सिमाइज करना है, जो इंक्रीज करना है, एनर्जाइज करना है, इंपावर करना है, ताकि वो जो क्लाइंट है खुद पार्टिसिपेट करे अपने प्लानिंग में। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नर्सिंग प्रोसेस और एजुकेशन प्रोसेस में डिफरेंस पड़ा था। ठीक है, हमने ये इधर से टीचिंग और इंस्ट्रक्शन टर्म भी पढ़ी थी। उसके अलावा हम दोनों में डिफरेंस अच्छे से याद मैंने आप लोगों को करवाया था। साथ साथ याद करती रहिएगा तो आप लोगों को याद होता रहेगा। टीचिंग और इंस्ट्रक्शन की टर्म पड़ी थी, जिसमें जो टर्म थी डेटा ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली एंड डेरिवेट इंटरवेंशन। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि हमने जो तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना था, या तो एक्सपीरियंस को और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना था, ताकि जो लर्नर की जो आउटकम्स है उनको हम मीटअप कर सकें। वो कौन कौन सी इसकी आउटकम हो सकती है, वो कोग्निटिव भी होती है, अफेक्टिव भी होती है और साइकोमोटर डोमेन होती है। वो होती किसके अकॉर्डिंग होती है, वो एजुकेशन प्लान के मुताबिक होती है। बस आपने ये ना कि ये नर्सिंग ये हमारे पास क्या होता है, ये डेलिब्रेट इंटरवेंशन होती है, जिसमें हम दो चीज़ें शेयर करते हैं। एक तो हमारे पास आ जाती है एक्सपीरियंस को, और दूसरी इंफॉर्मेशन को। और वो लर्नर की क्यों की जाती है, ताकि हम लर्नर की जो आउटकम्स हैं हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें या इंटेंडेड कर सकें या मीटअप कर सकें। और कौन सी आउटकम है, वो हमारे पास कोग्निटिव होती है, फैक्टिव होती है और साइकोमोटर होती है। उसके बाद हमने नीचे डिफरेंस पढ़ा था, हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस है। ठीक है, इस मेरे पास नर्सिंग प्रोसेस वाला आ जाता है, आपने असेसमेंट है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन और वैल्यूएशन आ जाती है। इस मेरे पास नर्सिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि साथ दो चीज़ें करनी है, फिजिकल और साइको सोशल करनी है, और एजुकेशन प्रोसेस में हमारे पास 3 है, लर्निंग नीड्स आ जाती है, रेडीनेस टू लर्न और लर्निंग स्टाइल। और इसमें हमारे पास किया जाता है कि जो प्लानिंग करनी है वो हमें म्यूचुअल गोल सेटिंग की बेस पे करनी है, और इसमें प्री डिटरमाइन बिहेवियर आउटकम्स की, म्यूचुअली प्री डिटरमाइन। और इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास ये होता है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बेस पे हम करते हैं, और जो हमारे पास इसकी जो एजुकेशन प्रोसेस की होती है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को यूज़ करते हैं, या टीचिंग मेथड जो होते हैं उनकी बेस पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और जो वैल्यूएशन होती है वही हमने फिजिकल जो जिस असेसमेंट की थी जो चीज़, और वही हमने फिजिकल और साइको सोशल जो आउटकम उनको असेस करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इसमें जज वही हमने जो उसका बिहेवियर है, जिस तरह उसका प्री डिटरमाइंड बिहेवियर को हमने प्लान करना था कि हमने इसको चेंज करना है, तो हमने इसको अब डिटरमाइन किया, अब वो इसमें चेंज आई या नहीं है, या इम्प्रूव हुआ या नहीं, वो नॉलेज है, स्किल और एटीट्यूड आ जाता है।
उसके बाद हमारे पास ये हमने अशोर वाला निमोनिक पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने अपने लर्निंग की डेफिनेशन भी याद करनी है, पेशेंट एजुकेशन की और स्टाफ एजुकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैंने आपको दो सवाल करवाए हैं इंपॉर्टेंट है, जिसमें बैरियर ऑफ द टीचिंग आ जाती है, और ये वाले फैक्टर अफेक्टिंग द एबिलिटी टू टीच आ जाती है, वो वाले आपने ये वाले याद अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो लर्निंग वाले हैं वो भी आपने अच्छे से याद करने हैं, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको फर्दर लेक्चर मिल सके टीचिंग लर्निंग तो, और आप लर्न कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।